सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जीएस चैनल के अंदर कल परसेंटेज चैप्टर करवाया था। तो कल थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताए थे। मेरा मानना मेरे को ये महसूस हुआ कि कॉन्सेप्ट है ना, वो क्वेश्चन के साथ साथ करवाए जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो हम है ना क्वेश्चनों के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो हर चीज़ सीख लेंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन पुट होते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो पहला सवाल है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, मैं ये आसान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आपको आसान लगेगा ना तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज भी निकाल लोगे। ठीक है, पहले डिफिकल्ट नहीं, पहले आसान है। जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो देखिए, यानी 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का जिसका बोला जाए ना का, तो वो नीचे आता है। ठीक है, यानी 18 का तो 18 नीचे आ गया। का कितना प्रतिशत 36 है, तो 36 है और गुणा में 100, गुणा में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, यानी 36/18 और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जी। तो कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि प्रतिशत निकालते हैं तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम और मल्टीप्लाई में 100। तो संभावित तो परिणाम वैसे देखें तो कम वाले होते हैं, वो संभावित परिणाम होते हैं, परंतु यहाँ पे उल्टा हो गया। ये उल्टा कैसे हो गया देखिए ध्यान से। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 18 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 36 है 18 का, तो वो नीचे आएगा उसका। ठीक है, इसलिए इसको नीचे लिखा। ठीक है, तो 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 18 का 200% है, 200% है वो 36 है। 18 का 200% है 36 है। यदि ये पूछ लिया जाए कि 36 का कितना प्रतिशत 18 है, कितना प्रतिशत है वो 18 है, कितना प्रतिशत 18 है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो पूछ लिया कि 36 का आ गया ना, तो ये इसको नीचे और बटे ये क्या है 18 है, ये ऊपर है और बटे में गुणा में 100, यानी 36 का कितना प्रतिशत 18 है, तो 18/36 गुणा में 100। तो इसको कैसे करेंगे, 18 दूनी 36 और 50 दूनी 100, यानी 50% आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 50%। यानी मैं समझाना क्या चाहता था आपको कि जो का लिखा होता है इसका मतलब वो टोटल संख्या है, वो क्या है टोटल संख्या है, इसलिए ये 18 नीचे आया। यदि किस तरीके से ये मैंने सवाल लिया है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि 5 का कितना प्रतिशत 3 है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 1 का कितना प्रतिशत 3 है, 8 का कितना प्रतिशत 6 है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है सवाल। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बच्चों को, तो कोई किसी भी प्रकार का सवाल निकाल देते हैं फटाक से। ठीक है, तो पहला सवाल हो चुका है हमारा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें नहीं आता है ये है वो, ये तो आसान सवाल था, कोई भी व्यक्ति कर लेगा। ठीक है, आसान से, यानी हम 0 से हीरो बनेंगे। ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट सवाल में दे रखा है कि 3 किलोग्राम में 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, यानी 3 किलोग्राम है उसका कितना प्रतिशत है 12 ग्राम है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये किलोग्राम में दे रखा है, ये चीज कोई भी क्वेश्चन निकालते हो मैथ का आप, तो ये चीज ध्यान रखना, ये एडवांस मैथ में ज्यादा होती है। कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज सेंटीमीटर में दी होती है, कुछ मीटर में दी होती है, कुछ किलोमीटर में, तो इनको आप कोई भी सवाल निकालोगे तो इनका उत्तर है ना, इनका उत्तर एक ही सीरीज में आना चाहिए। यानी कोई चीज यदि किलोमीटर में दे रखी है तो वो किलोमीटर में निकालना है उसका उत्तर है। यदि 1 सेंटीमीटर में दे रखा है, 1 मीटर में दे रखा है, 1 किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है जी, इस तरीके से दे रखा है, तो आपको उत्तर चेक करना है। यानी ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन मिलेंगे, वो चेक करना है कि वो पूछना मीटर में जाता है या सेंटीमीटर में जाता है या फिर वो किलोमीटर में जाता है। तो आप उस हिसाब से सेंटीमीटर के किलोमीटर बनाओगे या फिर मीटर के किलोमीटर बनाओगे, इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है देखिए ध्यान से,
ये चीज मैं बताना चाहता था आपको कि मैथ का एक रूल है जी, रूल के हिसाब से चलोगे आप तो हर चीज वो आसान लगने लग जाएगी, इसकी आप ये सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट है। ये देखिए 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 12 ग्राम है। तो यहां पर किलोग्राम दे रखा है, यहां पे ग्राम दे रखा है, या तो फिर इसको इस ग्राम को किलोग्राम में बदलो या फिर इस किलोग्राम को ग्राम में बदलो। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल निकल सकता है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, हमें ऑप्शन में दे रखा है ग्राम वाला दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि ग्राम पर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये 3 किलोग्राम है ना, 3 किलोग्राम है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, किलो को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ये 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे। उसके बाद में कि 12 ग्राम यानी 3 किलोग्राम का आ गया तो नीचे आएगा, का आ गया तो नीचे आ जाएगा, यानी टोटल संख्या है। उसके बाद में 12 ऊपर आ जाएगा और गुणा में 100 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, वो 12 है। तो 12 बटे 3000 और मल्टीप्लाई में हम 100 लिख देंगे, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये प्रतिशत पूछना चाहता है ना, तो इसलिए 100 लगा दिया जी। उसके बाद में 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और इसको काट लीजिए। ठीक है, तो 2 छिक्के 12 और 15 दूनी 30 है। ठीक है, और 15 चौके 60 है, यानी 0.4% आ जाएगा इसका उत्तर। 0.4% इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो और फिर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, कहने का भावार्थ क्या है, कहने का भावार्थ ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो साइंस में या फिर वो मैथ का क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें जो ये किलोग्राम वाली और जो ग्राम वाली बात है ये ध्यान होनी चाहिए। कैसे कि हमें किलोग्राम में पूछ रखा है या ग्राम में पूछ रखा है। यदि किलोग्राम में पूछ रखा है तो हम उत्तर किलोग्राम में निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और मैंने पूछ लिया कि 12 ग्राम में कितने किलोग्राम। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ कर रहे थे मल्टीप्लाई, बात कर लेना। ठीक है, तो 12 बटे 1000 कर लेना। ठीक है, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, तो 3 के बाद में दशमलव लगा दो, 0.012 ये आ जाएगा किलोग्राम, यानी 0.012 ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। 12 ग्राम का किलोग्राम होता है 0.012 किलोग्राम। ठीक है, क्या बताना चाहता था, समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, आगे दे रखा है रुपए दे रखे हैं 432 रुपए दे रखे हैं, और बोल रहा है कि 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा। 6 सही 2/3 है, प्रतिशत कितना होगा, तो ये निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये आसान सवाल है। ठीक है, और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे तो बहुत अभी तो नहीं पी है एक बूंद पानी की, अभी तो बहुत सारा समुद्र पीना बाकी है। तो हमें इन पानी की बूंदों से नहीं डरना है, समुद्र पीना है हमें। तो देखिए ध्यान से, यानी 432 है, 432 है, 432 है का 432 का 6 सही 2/3, 432 का 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा। देखिए कितना होगा, कितने रुपए होगा, रुपए पूछ रखा है, या कैसे भी पूछ ले, चाहे उत्तर तो वही है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम मतलब इस तरीके की फ्रैक्शन बनाएंगे जो आसानी हो। जैसे कि मैंने 6 सही और 2/3 लिखा। ठीक है, परसेंटेज आइए, परसेंटेज को यहाँ लिख दीजिए एक बार। 6 सही और 2/3 है। कई बच्चों को ये सोल्व नहीं करना आता है, तो बता देता हूँ आपको। नहीं पता, यदि पता है तो देखिए, ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 6 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 6 के साथ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, बोला जी 18 आ गई। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 18 आ गई। और जो ये 18 है, इसमें ऊपर वाली जो संख्या 2 है ये प्लस कर देना, यानी 20 आ गया ना 20। ये जो 20 है वो एज इट इज रहेगा, और नीचे जो 3 है वो आ जाएगा जी।
3 है वो आ जाएगा। ठीक है जी। कहने का भावार्थ क्या है, ये हर वो चीज सिखाई जाएगी। ठीक है, जो आप बोलते हो कि ये छोटी छोटी चीज है सर बताते नहीं है जो तो यहाँ पर हर चीज बताई जाएगी। ठीक है जी। तो ये 6 सही 2/3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ 18 आया, 18 में 2 प्लस किया 20 आया, 20/3 20/3 आ गया। अभी जो ये भिन्न थी, कौन सी भिन्न, देखिए ध्यान से, अभी जो भिन्न थी कौन सी भिन्न, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये भिन्न अभी बन चुकी है 20/3, ये भिन्न अभी क्या बन चुकी है 20/3। अभी जो यहाँ पर परसेंटेज का निशान था वो एस्टीज था, इस परसेंटेज के निशान को भी यहाँ पर हटा दिया। और मैंने बोला पिछली क्लास में, मैंने बोला जब आप परसेंटेज के निशान को हटाते हो तो नीचे यानी भाग में आप क्या कर देते हो, 100 कर देते हो, परसेंटेज का निशान है वो हट चुका है, 20 5 100। यानी जो भिन्न आपको ये दिखाई दे रही थी ना 6 सही 2/3, वो अभी वो देखिए वो अभी ये होगी 1/15, ये भिन्न आ गई। अभी क्या आ गई 1/15 है वो भिन्न बन गई है। अभी देखिए 432 का ये जो चीज है वो ऐसी हो चुकी है, ये जो चीज थी 6 से 2/3 ये अभी कैसे दिखाई देनी लग गई है 1/15। ये कैसे सोल्व किया इसको। ठीक है जी। तो परसेंटेज सारा जो लफड़ा था वो हमने सीख लिया। ठीक है, अभी हमारे पास एक तरफ है 432, एक तरफ है 432, ठीक है, और एक तरफ है ये 15। तो आपको क्या काम करना है, आपको मल्टीप्लाई में कर देना है 1/15। क्या कर देना है 1/15, इसको काट देना अभी। ठीक है, और जो आपका उत्तर आ जाएगा अभी, या तो फिर और आसानी से मैं बताऊं आपको, तो इसको इस तरीके से कीजिए। यानी कोई भी क्वेश्चन है उसको ये नहीं है कि आता है ये नहीं आता है, कई बच्चों को आता है परंतु क्या होता है कि आता तो है पर समय ज्यादा लगता है और समय की वैल्यू होती है, समय पर नहीं निकला तो फिर उस आने का क्या फायदा। तो अभी देखिए 432 है, इसका 1/15 है। ठीक है, तो हमने यहां देखा था 20 5 100, यानी यहां आया था 3 × 5 आया था, 3 × 5 आया था। ठीक है, तो 3 × 5 आया था। इसको आप यदि इस तरीके से काटोगे तो भी आपका मतलब इस तरीके से काटोगे तो भी उत्तर वही आएगा, और इस तरीके से काटोगे तो भी उत्तर वही आएगा। बस फर्क इतना है कि इस तरीके से काटोगे तो बात इतनी है कि आपको ना आसानी होगी। ठीक है, और इस तरीके से काटोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। कोई भी चीज को तोड़ते हैं ना, ठीक है, या मैं बोल दूं आपको आपकी मंजिल प्यारी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस मंजिल को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक दिन में आईएएस बनूंगा मैं, ये नहीं, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तभी आपको मंजिल मिलेगी। तो मैं बताना क्या चाहता था, मैं बताना ये चाहता था कि मतलब क्वेश्चन हर को आता है, हर बंदे को, हर व्यक्ति को क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी तरीके से निकाल लेता है। ठीक है, पोर्शन की बात करूं, एडवांस नहीं अर्थमेटिक की बात करूं तो मैं कैसे तुक्के बिठाकर जो भी है निकाल लेता है, परंतु वैसे नहीं निकालने तुक्के वगैरह से, इस तरीके से निकालने। और मैं बताना चाहता हूं कि आसानी से कैसे निकले। तो देखिए यहाँ पर 15 का पढ़ा पड़ते, यहाँ पर 3 का ही पढ़ना है, 3 एकम 3 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 144 आ गया ना, 144 आ गया। 144 को 5 से भाग कर दीजिए, इससे भी काट सकते हो आप, इससे भी काट सकते हो, उत्तर दोनों का सेम आएगा, परंतु बात है आसानी की, टाइम की बात है। ठीक है, एक तो 15 का पढ़ा पढ़ोगे आप और एक 3 का पढ़ा पढ़ोगे, आसानी है ना। तो अभी काट दीजिए, 5 दूनी 10, 4 5 है 40 और 5 है 40, बस इतना आ जाएगा जी, बस इतना आ जाएगा। ठीक है, और इससे भी काटोगे ना तो 15 दूनी 30 है और फिर इससे भी इतना ही आएगा। ठीक है, कहने का भावार्थ क्या है, कहने का भावार्थ ये है कि क्वेश्चन हर को आता है। ठीक है, हर बंदे को आता है क्वेश्चन। ठीक है, आज नहीं आ रहा है तो कल आएगा, परंतु आसान तरीका कौन सा है, ठीक है, उसको निकालने का। कुछ बच्चे होते हैं 3 और 2 5, 5 और 2 8, 5 और 3 8, इस तरीके से।
ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें हर चीज 5 और 3 8 है ना, तो वो 8 है ना वो इस तरीके से बिठा लीजिए कि वो कभी 7 ना हो, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किसी भिन्न के अंश में, मैंने बोला भिन्न, मैंने बोला क्या, भिन्न, तो भिन्न की बात बताऊं मैं आपको, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। और जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, p बटे q के रूप में। आपने 10वीं के तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो बताना आप मेरे को, ठीक है। ये भी यही है, भिन्न ही है वो, ठीक है, वास्तविक है, अवास्तविक है, ठीक है, भाज्य है, अभाज्य है, इस तरीके की संख्या है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, यानी भिन्न क्या होती है, भिन्न का मतलब होता है कि जो अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है उसे भिन्न बोलते हैं। तो पहला क्लियर, दूसरा अंश क्लियर, तीसरा हर क्लियर, ठीक है। अभी अंश क्लियर, हर क्लियर, अभी बोल रहा है कि 10% वृद्धि कर दो, तो वृद्धि कर देंगे जी 10% है। भिन्न को मान लिया हमने x बटे वाई, x बटे वाई मान लीजिए, a बटे बी मान लीजिए, z बटे सी मान लीजिए, राहुल बटे कविता मान लीजिए, ठीक है, कोई भी मान लीजिए, आपको भिन्न माननी है, ठीक है, उत्तर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो x बटे वाई मानी हमने भिन्न, ठीक है, और x बटे वाई मानी। उसके बाद में बोल रखा है कि अंश में, अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है, अंश में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, तो अंश में 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया, ठीक है, 110 हो गया। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर 12% की कमी आई, कमी आई तो यहाँ पे कमी कर दो, 88% बोल दीजिए, ठीक है, 88% कर दीजिए। यहाँ पर 110% की वृद्धि हुई और यहाँ पर 12% की कमी हुई। उसके बाद में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब ऐसा करते हैं तो 15/64 प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या होगी, ठीक है, 15/64 है ना सर, देखना एक मिनट, वो कैसे ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इतना कर रहा हूँ, ठीक है, कि अच्छे तरीके से सवाल निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे 15/64 है तो ठीक है, या कोई भी और भी संख्या लेके यदि वो भिन्न निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये x बटे वाई थी, इसमें 10% वृद्धि की 110 हो चुकी है, ठीक है, इसमें हमने 12% की कमी की तो 88 हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे प्रतिशत आना है, प्रतिशत में वृद्धि की है ना, प्रतिशत में, परंतु मैंने क्यों नहीं लिखा, पहले लिखा नहीं था, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा था मैंने। अभी क्या काम करना है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए एक बार, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखिए मेरे हिसाब से, x बटे वाई है वो 15/64 है ना, 15/64 है, ये गुणा में, ये नीचे भाग में लिख दीजिए 110 है, और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, वो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, इस तरीके से आपका सवाल निकल जाएगा। इसको काट दीजिए अभी, ठीक है, ये 15 था और 5 थी 15 और 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पे एक बच गया 5 दूनी 10 है, ठीक है, और फिर काट दीजिए इसको, इसको काट दीजिए 2 पर, 2 चौके 8 है और 2 चौके 8 है, ठीक है, और 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, फिर काट दीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 है, फिर काट 2 8 16 और 11 दूनी 22 है, ठीक है, फिर कट रहा है क्या, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 है, ठीक है, और 8 दूनी 16, यानी 3/16 उत्तर आ जाएगा आपका, 3/16 उत्तर आ जाएगा। वो भिन्न क्या थी, वो 3/16 थी, क्या थी, वो 3/16 थी। अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पहला एक बार और बता देता हूं आपको कि किसी भिन्न के अंश में, अंश मतलब ऊपर वाले में 10% की वृद्धि की, 10% की वृद्धि की करने तथा हर में 12% की कमी की तो कर दी करने में, पर जो भिन्न प्राप्त होती है वो होती है जी 15/64, वो होती है 15/64। तो जो भिन्न थी वो पहले क्या थी वो बताना है। अभी देखिए एक व्यक्ति है, एक क्या है, व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है वो व्यक्ति, कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी आय बोल रही है, आमदनी बोल रही है, ठीक है, मासिक आय बोल रही है, मासिक महीने वाली आय, ठीक है, वार्षिक वर्ष वाली आय,
ठीक है, वो बोल रही है एक व्यक्ति की अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, 12% क्या करता है, बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिए आप अपनी आय को, आपकी तो आय नहीं होगी, ठीक है, यदि पढ़ रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा गरीब होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी आपके पिताजी है, ठीक है, कितने भी लाख कमाते हो, 10,000 कमाते हो, जो भी है, ठीक है, कमाते हैं, या तो वो खर्च करते हैं किसी चीज में, या फिर वो बचत करते हैं, भविष्य को लेकर बचत करते हैं, और खर्च अब की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। जब वो खर्च करते हैं या फिर वो बचत करते हैं, खर्च करते हैं या बचत करते हैं, उनको जब जोड़ दें हम, तो वो क्या निकल जाती है, वो आय निकल जाती है, आय निकल जाती है। तो मैं पूछूं आपको कि अपने ये आय क्या है, तो आप बोलोगे कि खर्च प्लस बचत इज इक्वल टू आय। यानी आय क्या है, खर्च, या तो पैसा बचत किया जाता है या खर्च किया जाता है, दो ही पैसे का काम है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, इस सवाल को आप अपने अपने हिसाब से कई तरीकों से निकाल सकते हो, ठीक है, कई तरीकों से निकाल सकते हो इन सवालों को, इस सवाल को आप। परंतु मैं क्या बताता हूं आपको कि कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, वो काम करता है तो 100% करता है, काम करता है 100% करता है, तो उसको 100% ही आमदनी होगी, आय जितनी, मतलब 100% काम करेगा तो 100% आय होगी, या भाड़ में जाने दो कुछ भी, ठीक है। आय है ना, कोई भी चीज होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है, ये चीज बताना चाहता था मैं। कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी चीज 100% होती है, तो मान लीजिए इस आय की जो अपने ये आय थी वो 100% थी, ठीक है। उसने बोल दिया कि जो 12% है वो बचत करता है, 12% क्या करता है, बचत करता है, तो वो खर्च कितना करता है, तो आपका उत्तर होगा जी 88% है वो खर्च करता है। 12% यदि वो बचत करता है तो आपका बचत करता है तो आपका वो एक्सपेंडिचर जिसको आप खर्च बोलते हो, ठीक है, वो कितना होगा, तो वो होगा जी 88%। कितना होगा, 88%। जो ये 88% है, 88% है, ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 19,360 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 19,360 के बराबर है। तो एक कितने पर हो जाएगा, 19,360 360 गुणा में 100 और बटे 88 ये हो जाएगा जी। यानी एक कितने बराबर हो जाएगा, 100 और भाग में 88 और मल्टीप्लाई में 19,000 और 360 है। इसको काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। काटिए, ये 2 पर चला जाए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, उसके बाद में 2 में 18 और 2 छीके 12 और 2 8 16 0। फिर काट दीजिए, 2 दूनी 4, धीरे धीरे काटिएगा, अभी आप 88 का पढ़ा पढ़ने से वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से मैं तो धीरे काटता हूँ, आपका पता नहीं, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 चौके 8 0। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0, ठीक है। फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 है 220, 220 है, और ये कितने हैं, 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दीजिए, 22,000 आपको उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22,000 आपका उत्तर आ जाएगा। कहने का भावार्थ क्या है, यानी मासिक आय क्या होती है, मासिक आय, मासिक की मारो टाटता आप, ठीक है। आय क्या होती है, आय होती है, आय में से या तो आप खर्च करते हो या बचाते हो। बचाने वाले को, खर्च करने वाले को आपके पास दोबारा से ले आओ आप, तो वो क्या है, वो आय है, ठीक है, आय है। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया कि 100% था, 100% में 12% बचत की, और 12% जब बचत की तो उसके बाद में हमने खर्च कितना किया, तो 88% किया। और जब 88% किया तो खर्च किया, और वो जो खर्च है वो 88% ना होकर वो कितना है, 19,360 है। तो इस तरीके से हम सवाल कर लेंगे। आगे 40 से 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज है ना, ये जान है
किसकी जान है? ये है जी अर्थमेटिक की जान है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के बिना जी नहीं पाओगे, उसी प्रकार से आप परसेंटेज बिना अर्थमेटिक नहीं कर पाओगे। डायलॉग बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो बना लेना, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करवाना पहला मकसद, डायलॉग बनाना दूसरा मकसद है। तो आगे सवाल लगाएंगे सर, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब इसी के साथ ऐड होकर एक वीडियो और मिलेगी, उसमें आप देखना। तो सभी का धन्यवाद। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो दे रखा है कि एक मेज के अंकित मूल्य में, एक मेज है, उसके अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 हो जाता है। तो उसका अंकित मूल्य, यानी कहने का भावार्थ क्या है कि पहले कोई भी वस्तु है उसका अंकित मूल्य होता है, यानी जिसको आप एमआरपी बोलते हो, ठीक है। तो एमआरपी पर कोई भी चीज है ना, वो लेस करके दुकानदार देता है, ठीक है। आप कोई भी बिस्किट्स देखते हो जिसमें 7 रुपये लिखा होता है एमआरपी, वो 5 रुपये की मिलती है आपको। कोई 32 रुपये की कोई चीज लिखी होती है, वो 30 रुपये की मिलती है। उसी प्रकार से इस सवाल में है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य है वो 4600 हो जाता है। तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना पहले हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम मान लेते हैं कि उसका अंकित जो मूल्य था, अंकित मूल्य वो था जी x रुपए। क्या था जी? x रुपए था। अंकित मूल्य कितना था? x रुपए। अभी बोल रहा है कि उसके अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर दी। 8% की कटौती कर दी तो इसका मतलब अभी कितना है, यानी x का 92% है वो अभी है। x का कितना है? 92% है वो अभी है, यानी 8% की कटौती कर दी तो अभी जो x का मूल्य कितना है? 92% है। अभी x का मूल्य कितना है? 92% है। और ये जो सारा लफड़ा है ये कितने किसके बराबर है? कटौती करने के बाद में ये है जी 4600 के बराबर। कितने? 4600 के बराबर है। किसके बराबर है? 4600 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है। तो x और इज इक्वल टू 4600 और मल्टीप्लाई में 100, जो भाग में होता है वो इधर जाके गुणा में, और जो गुणा में होता है वो भाग में, यानी x इज इक्वल टू 4600 और बटे में 92 गुणा में 100। इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से जब निकालते हैं हम तो इसको काटने के बाद में क्या आता है देखिए। तो 2 चौके 8, 2 छिके 12, यानी 46 एकम 46 और 46 दूनी 92, 46 दूनी 92, ठीक है। और इसका उत्तर आ जाएगा जी 5000 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 5000। किस तरीके से देखिए, दोबारा से देखिए, समझ में आया? ठीक है, ये नहीं आया तो दोबारा से देखिए। यानी कहने का क्या अभिप्राय है कि एक मेज है, मेज मान लीजिए, चेयर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। एक मेज है, उस मेज का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, 8% कटौती करने पर, कटौती का मतलब कमी करने पर उसका मूल्य 4600 हो जाता है। 8% कटौती की तो वो कोई भी चीज होती है, मेरा क्या बताया हुआ है आपको कि कोई भी चीज होती है वो एक्चुअल में 100% होती है। एक्चुअल में क्या होती है? 100% है, यानी 100% की वैल्यू होती है 1। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। कोई भी चीज होती है वो 100% में होती है, अपने आप में 100% होती है। आप हो, अपने आप में 100% हो। यदि एक की उंगली कटी हुई है तो वो 100% नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो वो अपने आप में 100% होता है। वो अपने आप में क्या होता है? 100% है। इसी तरीके से कोई जो अंकित मूल्य था वो पहले 100% था, पहले क्या था? 100% था। उसमें 8% की कटौती होगी तो वो अभी क्या रह गया? 92% रह गया। और जो ये है ना, ये वो है अंकित मूल्य। x को क्या माना है? अंकित मूल्य। अंकित का 92% है, अंकित मूल्य का 92% है, वो 4600 के बराबर है। यही बात है बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन भी और मैं भी।
ठीक है। तो जब इसको काट पीट करेंगे तो 5000 आपको उत्तर आ जाएगा, यानी 4600, यानी x यहाँ का यहाँ रह गया, और ये जो संख्या है ये 4600 के जो भाग में थी वो गुणा में चलेगी, जो गुणा में थी वो भाग में चली गई। 40 एकम 40, 40 दूनी 92, और 2 एकम 2, 2 5 10, यानी उत्तर क्या आ गया मेरे मित्रों? 5000 आ गया। क्या आ गया? 5000 आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहना चाहता है, देखिए ध्यान से। अभी वो फिल्म देखी है क्या आपने? अभी क्या भैया, क्या भैया, वो वाली देखी क्या? ठीक है, नौकरी लगने के बाद में, ठीक है, फिर देखना, आनंद आएगा हर चीज का। तो नेक्स्ट सवाल है, यदि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? यानी जो चीनी का मूल्य था उसमें मक्खी बैठ गई क्या मेरे में? नहीं अभी नहीं, पहले बैठ गई थी, अभी वो देखो आप दोबारा से देखिए। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। क्या होती है? 1/5। ठीक है, हो जाए तो गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये सवाल बोल रहा है। अभी देखिए ध्यान से, कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब इस तरीके का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, या तो आप फॉर्मूला ये याद रखिए, यानी R और 100 प्लस R मल्टीप्लाई में 100, या तो आप ये याद रखिए। यदि ये नहीं रखते हैं तो आपको दूसरा तरीका इस बड़ा फ्रैक्शन का जादू बताया था आपको कि फ्रैक्शन का जादू किस तरीके से काम करता है। तो देखिए R क्या है, ये कहाँ पे गया? 20% की वृद्धि हुई तो R की वैल्यू क्या है, यानी रेट 20 है, और बटे में 100 प्लस 20 120, और गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 छिके 12, और 2 छिके 12, यहाँ पे 10 रह गया, यहाँ पे यानी 100/6 आपको उत्तर आ जाता है। इसको और काट दीजिए, 16 छिके 96, ठीक है, और 4, यानी 16 सही 4/6 आ जाएगा इसका उत्तर। इसको और काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 16 सही 2/3 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से यदि किसी बच्चे को यदि फ्रैक्शन का जादू आता है, यानी फ्रैक्शन से किस प्रकार से सवाल है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन से निकालने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट सवाल है, ये इसी तरीके का सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है, यानी तीसरा जो सवाल है वो इसी तरीके का सवाल है, बस फर्क सिर्फ इतना है, जहां पे वृद्धि हुई थी वहां पर कमी हो चुकी है। तो कल इस तरीके का सवाल समझाया था, तो आपसे अनुरोध है कि इस सवाल को निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो जस्ट अभी करवाएंगे। निकाल लिया क्या मित्रों? निकालिए नेक्स्ट सवाल निकालिए। फिर आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसी एक बात बताऊंगा कि आप 2 या 3 सेकंड में उस सवाल को करने की हिम्मत रखोगे। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कुछ नहीं है, जहां पर आपने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, यानी पहले कल भी बताया था, इसलिए आज मैं ये करवाया नहीं, एक सवाल करवा दिया ताकि याद आ जाए आपको कि अच्छा ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये सवाल निकालने के लिए बोला था मैंने आपको। ठीक है, अभी ये जो तीसरे वाला सवाल है ये देखिए ध्यान से। ठीक है,
तीसरे वाला सवाल, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है जी, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि कमी हो चुकी है, तो उसको खर्च में कितनी कमी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। आर कितना है, 10 है, और 100 माइनस में 10, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आर बटे 100 माइनस आर और गुणा में 100 कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। तो 10/90 और गुणा में 100, 0 से 0 काट दीजिए, यानी 1000/9 आ गया, 1000/9 आ गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, और फिर 10/9, इस तरीके से उसको उत्तर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है, दोबारा से देखिए। यानी ये क्या था, 10 था, और बटे में 90 था, और मल्टीप्लाई में 100 था। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। तो इसको क्या करना है आपको कि 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। ऊपर कितना बच गया, 100 बच गया, और नीचे 9, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 1/9। अभी दिखाई दे रहा है क्या? अभी नहीं दे रहा है ना, तो सो जाओ, कान पे जुत्ती रख के सो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। 11 से 1/9 आ जाएगा आपको उत्तर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए, भाई और बहनों मान लीजिए, जो भी मानते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल लगेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाई जाएंगे आपको। उसके बाद में रीजनिंग, फिर मैथ। तो कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए सर। होगी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात छीना है। देखिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या दे रखा है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। सनी नाम का एक लड़का है, जो आप ही की तरह पढ़ता है, हमारी तरह पढ़ता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए, तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो पूर्णांक यानी उसे कितने नंबर लेने चाहिए थे, ठीक है। यानी पूर्णांक का मतलब पूरा पेपर कितने नंबर का था, ठीक है। यानी सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने 36% नंबर चाहिए थे, परंतु क्या हुआ, दुर्भाग्यवश उसके 24% नंबर ही आए, और वो 9 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो देखिए ध्यान से, तो कहने का मतलब है कि जो पूर्णांक है, मान लीजिए कि हमने माना कि पूर्णांक है, वो मान लीजिए माना हमने x माना, क्या माना, x माना। तो जो x माना है, जो पूर्णांक है ना, x जो पूर्णांक माना है, उसका 36% उसको लेना था, यानी पूर्णांक का 36% उसको लेना था। 36% क्या लेना था, उसको नंबर लेना था, ठीक है। इसको इस तरीके से, पूर्णांक का 36%, इसको इस तरीके से लिखिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो आसानी होगी, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो x का 36% उसको लेना था, परंतु उसने लिया कितना, उसने x का 24% लिया। x का कितना लिया, 24% लिया। बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की आप भी कोशिश कीजिए। यानी एक सनी था, परीक्षा में बैठा, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, परंतु उसने 24% लिए, 9 नंबरों से फेल हो गया, ठीक है। तो हमने पूर्णांक था, पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक मान लिया x, पूर्णांक है वो क्या माना, x माना, और x का 36% लेना था, और x का 24% उसने लिया। कितना समझ में आ गया? अभी यदि वो 9 अंकों से फेल हो जाता है, 9 अंकों से फेल हो जाता है, यदि वो 9 अंक और ले लेता, 9 अंक और ले लेता, तो ये दोनों बराबर होते या नहीं होते मित्रों? होते या नहीं होते? बताने की कोशिश कीजिए। यदि मैं यहाँ पे 9 प्लस कर देता हूं, तो आप मेरे को बताइए ये दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यानी उसको 36% चाहिए, ठीक है।
वो 36% चाहिए, किस लिए? पास होने के लिए। पास नहीं हुआ, फेल हो गया। कितने में? 24% में। कितने अंकों से फेल हो गया? 9 अंकों से फेल हो गया। यदि मैं 9 इसमें ऐड कर देता हूं तो वो क्या हो जाता है कि 36% के बराबर आ जाता है। तो जो ये x था और जो ये बड़ा है, ठीक है, ये आपको सेम नजर दिखाई दे रहे हैं। सेम का मतलब कि एक जैसे, समानता है इसमें। जब मैथ के अंदर, मैथ का एक रूल है कि जो समान संख्या है, या द्विघात समीकरण पढ़ी होगी आपने, उसमें जो समान है यानी x वाला y वाला जो सिस्टम है वो एक तरफ है, और अंकीय जो यानी जो न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है वो एक तरफ है, और जो अल्फाबेट वैल्यू होती है वो एक तरफ रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, ये थी एक ऐसी वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है कि दोनों में बराबर के निशान में दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, दोनों तरफ मतलब एक जैसी दिखाई दे रही है। तो ये 36 है, ये 24 है, तो x का 36% है और इधर x का 24% है। जब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो x का 36 में से आप 24 घटा दीजिए, कितना बचता है? 12 बचता है। कितना बचता है? 12 बचता है। यानी देख लीजिए, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, यानी 12 बच गया। 12 बच गया, यानी x का 12% इज इक्वल टू, ये तो यही है, तो इज इक्वल टू 9। यानी क्या किया कि इसको इधर लाए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। जब 36 में से ये माइनस हो गए, ठीक है, तो x का 12% इज इक्वल टू 9 के बराबर है। x का 12% 9 के बराबर है। तो आपको क्या करना है कि x का 12% है ना, तो x इज इक्वल टू 9 लिख देना है। ये जो 12% है, तो इसको यदि लिखें तो 12/100, परसेंटेज का निशान हटाया तो नीचे 100 लग गया, और ये 12 था, 12 का 12 रहा, यानी 12/100। ये इस तरीके से यहाँ पे है। जब ये इधर जाएंगे तो ये 100/12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 100/12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 100/12 हो जाएंगे। अभी इसको काट दीजिए, 3 तिये 9 और 3 तिये 9 और 3 चौके 12, 25 चौके 100, तो 25 तिये 75, यानी उसको पूर्णांक कितना था उसका? 75 था। पूर्णांक कितना था? 75 था। कहने का भावार्थ ये है, कहने का भावार्थ ये है कि आप किस तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है, ये लंबा चौड़ा था ही नहीं। ठीक है, लंबा चौड़ा था ही नहीं, आपको यही महसूस करना था, ये यही सोच लेना था। ठीक है, क्या? देखिए ध्यान से, अभी एक और तरीका बता देता हूँ। पास होने के लिए कितने चाहिए? शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है, पास होने के लिए कितने चाहिए? 36। ठीक है, पास होने के लिए 36 चाहिए, पर वो पास हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसके 9 नंबर कम आ गए। 9 नंबर कहाँ है जी? 9 नंबर है, 9 नंबर कम आ गए। 9 नंबर कम आ गए तो 36 चाहिए थे, 36 चाहिए उसको, 24 आए हैं और 9 नंबर कम आए हैं। यानी 36 में से यहां से यदि आप घटा देते हो, यानी 12% की वैल्यू है, वो है 9 है, तो 1% की वैल्यू की बात करेंगे तो 9 गुणा में 100/12, यहाँ से भी आप काट सकते हो, वही उत्तर आएगा। कितना? 75। महसूस हो रहा है कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो वीडियो को शेयर लाइक ठोक दो जी, जितना भी हो सकता है ना। शेयर वाले बटन को मैं को जक्की ना पड़न दो, शेयर वाला बटन है, लाइक वाला बटन है, मैं को दबे रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की बात करें तो एक परीक्षा में, नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। क्या? 30% अंक प्राप्त किए। हाँ, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, वह जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अंक थे उससे 45 अंक ज्यादा है। कहने का भावार्थ ये है कि ये जो बंदा है इसने 30% अंक प्राप्त किए। इसने कितने किए? 30% अंक प्राप्त किए। इसने 30% अंक प्राप्त किए और इस वाले ने 42% अंक प्राप्त किए। ठीक है,
इसने 30% अंक प्राप्त किए और इसने 42% अंक प्राप्त किए। डिफरेंस बस इतना था कि इसने 30 प्राप्त किए तो ये 45 अंक से फेल हो गया, ये 45 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, और इसका था कि ये 45 अंक से अधिक ले आया, ये 45 अंक कम ले आया इसलिए फेल हो गया। ठीक है, और ये 42% अधिक ले आया इसलिए इसके 45 नंबर ज्यादा आ गए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कुछ क्या रखा है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए तथा उत्तीर्ण होने के लिए अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने होने चाहिए, 45 ये होने चाहिए, 30% ये होने चाहिए और 45 ये। यदि ये ले लेता है तो उत्तीर्ण हो जाता है या नहीं हो जाता मित्रों। कहने का भावार्थ क्या है, ठीक है, पहले पूर्णांक मान लीजिए। मैंने माना पूर्णांक है जी x, मैंने क्या माना, पूर्णांक है x, यानी x का 30%, x का 30% अंक प्राप्त किए इसने, और ये 45 अंक है, वो और ले आता तो पास हो जाता ना, और ले आता तो पास हो जाता। ये पास हुआ नहीं क्योंकि 45 नंबर कम आए हैं, तो यदि इसमें 45 जोड़ दूं मैं तो ये इसको पास करवा दिया मैंने। और ये 42% नंबर ले आया, 42% नंबर ले आया, x का 42% नंबर ले आया, x का 42% नंबर ले आया, परंतु लिख रखा है कि इसने जो नंबर 42 थे, यानी जो पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 45 नंबर है वो ज्यादा ले आया। तो यदि ये ज्यादा ले आया, ये ज्यादा ले आया, तो इसमें से माइनस कर देंगे 45 नंबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे मित्रों, बताइए मेरे को। यानी कहने का भावार्थ है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, क्या किए, 30% अंक प्राप्त किए, और जब उसने 30% अंक प्राप्त किए तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो 30 नंबर से, वो 45 नंबर से रह गया। कितने, 45 नंबर से रह गया। और दूसरा उसी का साथी था जिसने 42% अंक प्राप्त किए, परंतु क्या हुआ कि उसकी किस्मत काम कर रही थी, किस्मत नहीं उसकी मेहनत रंग लाई थी, और वो 45 अंक जो पास होने के लिए चाहिए उससे 45 अंक ज्यादा ले आया। तो पूछ रखा है कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक x मान लिया, फिर बोल रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखिए ध्यान से, पूर्णांक हमने क्या माना, x माना, और x का 30% 45 है और x का 42%, ठीक है, और 45 नहीं 30 का, वो x का 30% प्लस 45 किए क्योंकि इसको पास करवाना था, और ये ज्यादा ले आया इसको भी पास करवाना था, दोनों पास हो गए ना, दोनों पूरे पास हो गए, यानी इस वाले नंबर है ना इसको दे दिए। भावार्थ सीधा समझ में आना चाहिए आपको। अभी देखिए x का 30% है, इधर x का कितना है, 42% है। इस संख्या को यानी इस चीज को इधर ले आओ तो x का कितना प्रतिशत रह जाएगा, x का कितना प्रतिशत रह जाएगा, 12% रह जाएगा। कितना प्रतिशत रह जाएगा, 12% रह जाएगा। और ये माइनस के 45 है, और ये भी इधर जाएंगे तो माइनस के 45 हो जाएंगे, माइनस के 45 माइनस के 90 हो जाएंगे, और ये माइनस के 12 थे, माइनस के कितने थे, 12 थे, यानी x का 12% है। ये हो गया नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है, और x इज इक्वल टू 90, और ये इस तरह ये 12% है, इसको हम 12/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जब ये इधर जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएंगे, 100 ऊपर आ जाएंगे, नीचे 12 आ जाएंगे, 3 तिये 9, 300 के 12, 4 25, 25 तिये 75, 750 आपको उत्तर आ जाएगा, 750 क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। कहने का भावार्थ क्या था, कहने का भावार्थ कुछ नहीं था, कहने का भावार्थ सिर्फ इतना ही था, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरे को पता है सब कुछ, ठीक है, मेरे को पता है कि हम वही सवाल करते हैं जो हमें आते हैं, ठीक है, हम वो सवाल नहीं उठाते हैं जो हमें नहीं आते। कहने का भावार्थ था, दोबारा समझिए, दोबारा से एक बार और बता देता हूं ध्यान से। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त कर लिए, परंतु क्या हुआ, 30% अंक तो प्राप्त कर लिए परंतु वो फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, कितने नंबरों से, 45 नंबरों से।
अभी 30% अंक प्राप्त कर लिए, यहाँ पे फेल हो गया कितने से, 45 से फेल हो गया। 45 से जब फेल हो गया, उसको पास करवाने के लिए कितने चाहिए, 45 और ऐड कर दिए तो ये पास हो गया। ये पास हो गया या नहीं हो गया, ठीक है जी हो गया। उसके बाद में दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अंक थे उससे उसने क्या काम किया कि 45 अधिक प्राप्त कर लिए। जितने पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे उसने 45 अधिक प्राप्त कर लिए, यानी इसने अधिक प्राप्त किए, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। पर ऐसा रियल में नहीं होता है जिंदगी में, ठीक है। तो ये दोनों पास हो गए। अभी क्या काम किया कि ये x का 30% था, ये x का 42% था, इसको इधर लाए तो x का 12% रह गया, किसका, माइनस का रह गया, माइनस का 12% रह गया, ठीक है। और इधर माइनस के 90 रह गए। जब माइनस का 12% और माइनस के 90 थे तो माइनस से माइनस कट गया, x का 12% था, 12% को हम लिखेंगे तो ये 12/100 लिखा जाएगा। ये ऊपर जाके 100 और नीचे आ जाएगा 12। जब इसको काटेंगे तो 3 तिये 9 और 3 चौके 12 और 25 चौके 100, 25 तिये 75, ये 1 जीरो बच गई, 750 आपको उत्तर आ जाएगा। ये थे 750 जो नंबर थे, ये क्या थे, 750 नंबर थे। ये उत्तीर्ण होने के लिए यानी पूर्णांक थे, ये क्या थे, पूर्णांक थे। और अभी पूछ रखा है, दोबारा से पूछ रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो देखो ये क्या है, 750 है, ये क्या है, 750 है। अभी देखिए, अभी यहां से आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए, अभी यहाँ पे लिख रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को कितने नंबर चाहिए। तो देखिए ये क्या है, x है, x यहाँ पर कितना आ गया, 750 आ गया, 750 आ गया ना, गुणा में 30% और प्लस में यदि 45 कर देंगे तो उत्तीर्ण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0, इससे कट गया और इनकी गुणा कर दीजिए, 5 दिए 15, 5 मसला की 1 और 7 21 1 22 प्लस 45 कर दीजिए, 5 और 5 10 और 5 और 2 7 270 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 270 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कहने का भावार्थ क्या है, कुछ नहीं है कहने का भावार्थ बोर्ड, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो यदि इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई समझा पाएगा। तो आज के लिए मैथ में सिर्फ इतना ही, ठीक है। और हमारे जीएस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया। अभी ये जो परसेंटेज चैप्टर है ना, इसकी शुरुआत है, ये झलक है थोड़ी सी, ठीक है। वो एक गाना भी है, झलक दिखला जा एक बार आजा जा 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 जा, वो झलक है एक बार, ठीक है। तो वो झलक दिखाई है। अभी तो क्वेश्चन उस लेवल के आएंगे जो आपने सोचे। अभी तो पहला जो मैंने ये बोला था, मैंने क्या बोला था, वो होमवर्क में दिया था कि 25% की फ्रैक्शन बताइए, ठीक है। तो कई बच्चों ने 1/4 बता दिया था, यहाँ पे बैठे थे तो क्लास में जो, ठीक है, कि आपने ये सर 25 चौके 100 ये तो आसान है, ये क्या दे रहे हो उनको। मैंने बोला कि ये तो शुरुआत है, अभी जाना बहुत दूर है, ठीक है। ये तो सिर्फ बूंद है, हमें तो बूंदों से काम नहीं, समंदर पीना है अभी तो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और बने रहिए प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में।